हरिओम ओम आनंद में ओम शांति में ओम ज्ञान में आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड के बाल्यावस्था और उसके विकास वाले पेपर के अंतर्गत बाल्यावस्था के विकास में जो विभिन्न एजेंसियों का योगदान है, यानी घर, विद्यालय और समुदाय का जो योगदान है, ये जो विभिन्न एजेंसियों का योगदान है, इनका आपस में क्या संबंध है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। घर, विद्यालय और समुदाय। घर, विद्यालय और समुदाय। घर का मतलब जहाँ पर खान पान, रहन सहन और बच्चों का लालन पालन, माता पिता, भाई बंधु इत्यादि सब लोग एक साथ रहते हों, यानी निवास स्थान से संबंधित है। विद्यालय का तात्पर्य औपचारिक शिक्षा का वह केंद्र जहाँ पर सुव्यवस्थित एक निश्चित पाठ्यक्रम के अनुसार निश्चित समय पर निश्चित अध्यापकों द्वारा निश्चित पाठ्यक्रम को पढ़ाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? विद्यालय। समुदाय किसे कहते हैं? समुदाय व्यक्तियों का वह समूह है जहाँ पर लोग आपस में किसी न किसी प्रकार से अपनापन की भावना से जुड़े हुए होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? समुदाय। ये सब चीज़ों का हम डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। हर वीडियो में एक ही चीज़ का चर्चा होगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए सब पिछले प्लेलिस्ट में जाइए, इससे संबंधित वीडियो अलग अलग से पढ़ लीजिए। तो यानी घर का, विद्यालय का और समुदाय का आपस में क्या संबंध है, किस संदर्भ में? यानी बालक के विकास में, यानी 6 से 12 वर्ष की आयु में जो बालकों का विकास होता है, उसमें घर, विद्यालय और समुदाय किस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित हैं, उसी को हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत समझने का प्रयास करेंगे। अगर हम देखें इसको, अगर हम अधिगम के लें, यानी अधिगम का मतलब व्यवहार परिवर्तन। अगर व्यवहार परिवर्तन को लें, अब व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन, जैसा आप चाहते हैं वैसा वो सीखे, यानी व्यवहार अधिगम को लें तो व्यवहार के अंतर्गत किस प्रकार से परिवर्तन आते हैं उसको देखते हैं। अगर घर में बात करें तो बालक जो कुछ भी सीखता है बाल्यावस्था के अंतर्गत, वह अनौपचारिक रूप से, उसका कोई निश्चित टाइम टेबल, कोई चीज़ सीखने का या जानने का या पहचानने का कोई टाइम टेबल नहीं होता है। यानी बालक विभिन्न व्यवहारों से, विभिन्न गतिविधियों से घर में जो देखता है, जो भी उसको समझ में आता है, अच्छा बुरा क्या है अभी उसको पता नहीं रहता, फिर भी जैसे का तैसा ही वो स्वीकार कर लेता है। यानी बालक के अंदर जो भी कुछ ज्ञान, व्यवहार, क्रियाकलाप की समझ या परिवर्तन उसके व्यवहार में वो आता है, घर में वो अनौपचारिक रूप से आता है। उसी तरह से समुदाय। समुदाय का मतलब एक प्रकार से पास पड़ोस से ले लीजिए, या जहाँ जहाँ बालक एक अपनापन की भावना, जैसे मित्र मंडली में अपनापन की भावना, जाति में अपनेपन की भावना या समूह में अपनापन की भावना है, उसमें भी वो जो कुछ भी सीखता है उसको कोई पढ़ाता लिखाता नहीं, अनौपचारिक रूप से सीखता है। यानी अनौपचारिक रूप से सीखता है, यानी उसको सीखने का, जानने का, समझने का कोई निश्चित आधार नहीं होता, बल्कि व्यवहार, विभिन्न गतिविधियाँ, क्रियाकलापों के माध्यम से वो सीखता है। लेकिन अगर हम विद्यालय में बात करें तो विद्यालय में एक निश्चित पाठ्यक्रम, एक निश्चित शिक्षक है, एक निश्चित कक्षा है, एक निश्चित अवधि है जिसके अंतर्गत वह सीखता है। तो कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो अधिगम को ध्यान में रखते हुए बालक जो है 6 से 12 वर्ष की आयु में घर में अनौपचारिक रूप से, समुदाय में भी अनौपचारिक रूप से सीखता है, लेकिन विद्यालय में औपचारिक रूप से सीखता है। यानी निश्चित विषय, निश्चित शिक्षक, निश्चित समय, निश्चित पाठ्यक्रम इत्यादि के आधार पर वह विद्यालय में सीखता है। जो भी व्यवहार हो, क्रियाकलाप हो, किसी विषय का ज्ञान हो, वह विद्यालय में औपचारिक रूप से। औपचारिक का मतलब ही होता है निश्चित समय, निश्चित पाठ्यक्रम, निश्चित शिक्षक, निश्चित कक्षा, ये सब होती है उसमें। यानी शैक्षणिक गतिविधियाँ सुनिश्चित होती है, सरकार द्वारा सुनिश्चित, निर्देशित, व्यवस्थित होती है, या संस्था द्वारा व्यवस्थित होती है। समुदाय में ऐसा नहीं होता, जो कुछ भी सीखता है अनौपचारिक रूप से, यानी इसमें सीखने का कोई समय अवधि, घंटा या क्रियाकलाप, कोई निश्चित फॉर्मेट नहीं होता है समुदाय में, वही घर में भी। ये अधिगम की बात करें तो अधिगम में इस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित होते हैं। अगर हम बात करें भूमिका, भूमिका का मतलब क्या होता है? कार्य। भूमिका का मतलब क्या होता है? कार्य। यानी बालक घर में जो है वो माता पिता के कार्य, गतिविधि या घर के अन्य सदस्यों के क्रियाकलाप, गतिविधि से क्या करता है? बालक घर में सीखता है कार्य करना, या जो कुछ भी उसको खाना नहाना है, जो भी अपना समझता है वो सब सीखता है माता पिता के थ्रू। लेकिन वही बालक जब समुदाय में, यानी समुदाय में जाता है, यानी अपने समूह में जाता है, वो चाहे धार्मिक समूह हो, चाहे जातिगत समूह हो, चाहे कार्य का समूह हो, चाहे विद्यार्थियों का समूह हो, वहाँ पर बालक जो है सामूहिक गतिविधियों के द्वारा वो सीखता है। चाहे खेल के द्वारा सीखता हो तो सामूहिक गतिविधियों के द्वारा सीखता है। जैसा लोग सामूहिक रूप से स्वीकार कर लेते तो वैसा वो भी स्वीकार कर लेता है, उसके पीछे कू काँ की इत्यादि नहीं करता है। लेकिन जब यही बालक विद्यालय में जाता है तो विद्यालय में जो कुछ भी सीखेगा वो या तो पाठ्यक्रम के थ्रू सीखेगा या तो शिक्षक के थ्रू सीखेगा। यानी जो कुछ भी उसमें सीखने की प्रवृत्तियाँ उत्पन्न होती हैं या
कौशल, कला, खेल कूद, प्रतिस्पर्धा, जो भी कुछ भी सीखता है वो किसके थ्रू सीखता है? शिक्षक या पाठ्यक्रम के थ्रू सीखता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर एक सीखने का आधार मिलता है, और यहाँ सीखने का आधार समाज हो जाता है, समूह हो जाता है, और यहाँ उसके सीखने का आधार माता पिता हो जाते हैं। घर में माता पिता, समाज में समूह हो जाता है, और विद्यालय में शिक्षक या पाठ्यक्रम बन जाता है। अगला, अगर हम बात करें अवधि की, तो बालक जो है घर में जीवन भर सीखता है, अर्थात जब बड़ा होगा शादी ब्याह, यानी कुल मिला के क्रियाकलाप, अनुभव, व्यवहार, विभिन्न जीवन मरण, बहुत सारे सुख दुख आते हैं, उससे जीवन भर बालक घर में सीखता है। उसी तरह से समुदाय में भी अगर देश के प्रति उसके बस अपनापन भावना है, तो वह देश के प्रति उसकी सामुदायिक भावना मानी जाएगी। तो जीवन भर भी वह समुदाय से भी सीखता है, लेकिन विद्यालय में वो सीखने की उसकी आयु सीमित होती है, अर्थात जब तक उसका एडमिशन नहीं होगा, जब तक वो पाठ्यक्रम को फिलअप नहीं करेगा, परीक्षा मूल्यांकन नहीं, पूरा परीक्षा जब तक नहीं देगा, पास नहीं हो जाएगा, तब तक उसको वह जो है नहीं माना जाएगा। अर्थात कहने का मतलब यह है कि वह विद्यालय की स्थिति में वह सीखने की जो आयु है एक सीमा तक होती है। ऐसा नहीं कि 40 वर्ष में कोई बीए करेगा, ऐसा नहीं है। उसका भी एक उचित समय है, संस्था का भी नियम है कि कम से कम इतने आयु का होना चाहिए, अधिक से अधिक कितने आयु का होना चाहिए, कुछ ऐसा फॉर्मेट रहता है औपचारिक रूप से। तो विद्यालयी शिक्षा में उसे एक निश्चित अवधि तक या सीमित अवधि तक ही उसको अध्ययन अध्यापन की स्वीकृति या सहमति होती है, परंतु समुदाय और घर में वह जीवन भर कोई भी चीज़, आवश्यक चीज़ें या जो कुछ भी गतिविधियाँ व्यवहार है, उन सबसे सीखता है। अगला, अगर हम ज्ञान की बात करें, यहाँ जो ज्ञान होता है परिवार में अस्त व्यस्त होता है। जो भी जानकारी होती है क्या होती है? अस्त व्यस्त। सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, संस्कार अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, व्यवहार अच्छे भी हो सकते हैं, खराब। यानी ज्ञान के स्तर पर जो कुछ भी उसे परिवार के अंदर सिखाया जाता है वह थोड़ा अस्त व्यस्त होता है, यानी उस पर उसकी विश्वसनीयता उम्र बढ़ने के साथ थोड़ी घटती है। सही सीखा है तो बढ़ जाएगी, गलत सीखा है तो विश्वसनीयता घटती है, व्यवहार बदलता है। उसी तरह से थोड़ा सा समुदाय में जब समूह में जाता है, जैसे देश है, कोई समाज है, कोई जाति है, तो वह समूहगत बातों को स्वीकृत लेने के कारण से, स्वीकार करने के कारण से उसके ज्ञान में, उसके व्यवहार में उथल पुथल थोड़ा कम हो जाता है। अर्थात वह सामूहिक रूप से सामान्य व्यवहार, सबके अनुसार व्यवहार करने लगता है। इसीलिए समुदाय में उसके जो क्रियाकलाप हैं या गतिविधि है या बोली भाषा है या व्यवहार है, अस्त व्यस्त नहीं रहते या कम अस्त व्यस्त हो जाते हैं। अगर ज़्यादा अस्त व्यस्त होंगे तो लोग बाहर निकाल देते हैं, या उसे अपने आप में सुधार करना पड़ता है, या तो अपराधी प्रवृत्ति का हो जाता है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो समुदाय के अंतर्गत जो उसकी क्रियाकलाप, व्यवहार या गतिविधियाँ हैं, समुदाय में समानता का भाव या अपनापन के भाव होने के कारण से अस्त व्यस्तता थोड़ा कम देखी जाती है। परंतु अगर हम विद्यालय में देखें उसके क्रियाकलाप, व्यवहार की, तो अस्त व्यस्तता नहीं होती बल्कि व्यवस्थित हो जाती है। विद्यालय जो है समुदाय के भी उचित अनुचित गतिविधियों का मूल्यांकन करता है, और परिवार के भी विभिन्न संस्कारों में सीखी गई क्रियाकलाप, व्यवहार, गतिविधियों का भी मूल्यांकन करता है, व्यवस्थित करता है। तो विद्यालय के अंतर्गत उसके जो भी ज्ञान है, कौशल है, कला है, योग्यता, क्षमता है, वह व्यवस्थित होने लगता है। तो एक प्रकार से व्यवस्थित व्यक्तित्व का निर्माण विद्यालयी स्तर पर ही उसके जीवन में, यानी बाल्यावस्था, यानी 6 से 12 वर्ष की आयु में देखने को मिलता है। वैसे तो आदमी जबले पढ़े तबले सीखता है। अगला, अगर हम बात करें अनुशासन में वो घर के विभिन्न सदस्यों और माता पिता के द्वारा व्यवहार किया गया गतिविधि के आधार पर वो अनुशासन सीखता है। यानी निश्चित व्यवहार को निश्चित तरीके से, निश्चित समय पर, निश्चित क्रिया के अंतर्गत करना क्या कहलाता है? अनुशासन कहलाता है। तो यह अनुशासन जो है माता पिता या घर के सदस्यों के व्यवहार द्वारा सीखता है। समूह के जो मूल्य, मान्यता, नियम है, उसके आधार पर सभ्यता के नियम, अनुशासन के नियम, कार्यक्रम के नियम, व्यवहार, इसके आधार पर वह समुदाय में अनुशासन सीखता है। परंतु जब वो विद्यालय में आता है तो विद्यालयी कार्यक्रम, यानी विद्यालय की जो व्यवस्था है उसके अनुसार, जो उसे ज्ञान प्राप्त है उसके अनुसार, जो क्रिया सिखाया गया उसके अनुसार, और जो विद्यालय का जो नियम है, विद्यालय संबंधी जो शिक्षकों का व्यवहार है विषय में, कार्यक्रम में, उन सब व्यवहारों के आधार पर भी यह अनुशासन क्या करता है? सीखता है। वास्तव में सफलता का मूल मंत्र अनुशासन है। जो अनुशासित होकर पढ़ता लिखता है ना, सफल हो ही जाता है। तो यहाँ पर अनुशासन शिक्षक, विद्यालय, ज्ञान, क्रिया, व्यवहार इत्यादि के माध्यम से अनुशासन सीखता है। यानी अनुशासन व्यवस्थित और व्यापक विद्यालयी स्तर पर होता है।
और इसके पहले पर थोड़ा कम होता है। परिवार में थोड़ा व्यवहारिक दृष्टिकोण से वो अनुशासन सीखता है। आगे हम बात करें उद्देश्य की बात करें तो बालक का उद्देश्य जो छोटा छोटा होता है उसके आवश्यकता, शारीरिक आवश्यकता से ज़्यादा संबंधित होते हैं। यह उद्देश्य उसके व्यक्तिगत रूप से ही होता है, भूख प्यास कपड़ा इत्यादि से संबंधित, यानी परिवार के अंतर्गत, घर के अंतर्गत उसका उद्देश्य उसके व्यक्तिगत आवश्यकताओं से, शारीरिक आवश्यकताओं से या उसकी इच्छा संबंधी या पढ़ाई संबंधी आवश्यकताओं से ज़्यादा संबंधित होते हैं, व्यक्तिगत रूप से ज़्यादा होते हैं। जब वो थोड़ा समुदाय के समझने बुझने लगता है तो वह समुदाय में नेतृत्व की बात, मान सम्मान की बात, समुदाय में वर्चस्व की बात, सक्रियता की बात इत्यादि आती है। तब उसका उद्देश्य थोड़ा सामुदायिक क्षेत्र पर भी वो सामुदायिक पर्व उसका उद्देश्य और थोड़ा व्यापक होता है। परंतु अगर वो जब विद्यालय में आता है तो हर चीज़ को जब समझने लगता है, अपनी योग्यता क्षमता आवश्यकता ये सब बातों को, तो उसके उद्देश्य में क्या आ जाती है, उसके अपने जीवन के उद्देश्य में या व्यक्तित्व में विशिष्टता आ जाती है। क्या आ जाती है? विशिष्टता आ जाती है। या फिर क्या आ जाती है? विशिष्टता आ जाती है, या फिर विशिष्टता आ जाती है यानी विशेष ढंग का हो जाता है, या फिर वो जो है मतलब सुनिश्चित कर लेता है। विशिष्टता के साथ अपने उद्देश्य को, अपनी क्रिया को क्या कर लेता है? सुनिश्चित कर लेता है कि अब हमको यह बनना है या हमको ऐसा बनना है या हमारी ये पहचान होगी। तो कुल मिलाकर अगर उद्देश्य की बात करें तो बालक जो है उद्देश्य जो है व्यक्तिगत रूप से होता है, घर में उसकी आवश्यकता, उसकी इच्छा, उसकी पसंद इत्यादि पर निर्भर करता है व्यक्तिगत रूप से। फिर उसका उद्देश्य और बढ़ जाता है, यानी अपने जो जीवन में बनना चाहता है वो समुदाय के अनुसार देखने लगता है, तो समुदाय के अनुसार क्रियाकलाप मान्यता के आधार पर अपने उद्देश्य की थोड़ी और व्यापकता बढ़ा देता है कि नहीं हम समूह के लिए करेंगे, देश के लिए करेंगे, समाज के लिए करेंगे, ऐसा करता है। परंतु जब वो विद्यालय में जाता है तो वह अपने उद्देश्य को एक निश्चित रूप दे देता है। क्या दे देता है? एक निश्चित रूप कि हमको अभी यही बनना है, हमको अब यही सबसे अच्छा लगता है। वो अपना उद्देश्य को सुनिश्चित करते हुए विशिष्टता लिए हुए प्रदर्शित भी करने लगता है कि हमको क्या करना है जीवन में। आगे हम बात करें मूल्य और आदर्श की बात। मूल्य और आदर्श की बात करो तो यहाँ पर जो है आदर्श किसे कहते हैं? आपकी इच्छा का उत्तम रूप ही क्या होता है? आदर्श कहलाता है। कि जैसे आप नेता बनना चाहते हैं, हमको गांधी जी पसंद है, तो आपका इच्छा है नेता का सबसे उत्तम रूप आपके लिए क्या है? गांधी जी। जो आपका उत्तम आदर्श है वही आपके उद्देश्य के अनुसार जो उत्तम पद है, स्थान है, वही आपका क्या कहलाता है? आदर्श कहलाता है। मूल्य का मतलब महत्व की चीज़ें। तो बालक जो है शुरू में जो उसके आदर्श होते हैं उसके आवश्यकता अनुसार जो उसकी इच्छा पूरी करता है माता पिता या जो भी घर में, तो वह उसी को आदर्श, उन्हीं के व्यवहार का अनुसरण करने लगता है। यानी उसकी आवश्यकता ही उसका आदर्श बन जाती है, जो आवश्यकता उसके शारीरिक गतिविधियों से ज़्यादा संबंधित होती है। फिर अगर बालक जैसे जैसे वो सोच समझ बाल्यावस्था, यानी जैसे उत्तर बाल्यावस्था आती जाती है, यानी 6 से 12 वर्ष की ओर जब वो बढ़ता जाता है तो इसकी आवश्यकता किताब, पुस्तक, कपड़ा ये सब इत्यादि से भी जाती है। तो जो उसकी आवश्यकता को पूरा करता है वो उसी को अच्छा मानता है, उसी से अपनी बात मनवाता है, अपनी आवश्यकता पूरी करता है। फिर उसके बाद जब वो समुदाय या समूह से जब जुड़ने लगता है बालक की मित्र मंडली से, तो उसमें खेल, क्रिकेट जो भी है, फिल्म अभिनेता, वो सब भी वो आदर्श उसके बनने लगते हैं। नेता हुआ, अधिकारी हुआ, जो कुछ भी उसे सामूहिक रूप से जो समझ में आता है कि नहीं ये चीज़ ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा उपयोगी है, ज़्यादा हमारे लिए अच्छा होगा, हम ऐसा बनेंगे तो हमारी भी इज्जत होगी, हमारे पास भी पैसा होगा, हम भी बहुत सुंदर हैं, हीरो बन जाए। तो ये सब जो होगा जब समुदाय के टच में आता है तो सामुदायिक स्तर पर वह विचार करता है, अपने आदर्श और मूल्यों के अनुसार गमन करता है। फिर वह जाता है जब विद्यालय में स्तरीय पर जब उसका पढ़ाई लिखाई होता है तो उसको हम किस रूप में प्राप्त करें, कैसे प्राप्त करें, किस नियम का फॉलो करें, किस तरह से फॉलो करें, अपने आदर्श के पहुंचने का मार्ग या रास्ता जो सबके लिए स्वीकृत है, सबके नज़र में अच्छा है, उस मार्ग के आधार पर अपने आदर्श तक पहुँचने का प्रयास करने लगता है। तो एक प्रकार से हम बात करें तो वह आदर्श को विद्यालय स्तर पर सर्वमान्य रास्ते का अनुगमन करते हुए वहाँ तक पहुँचने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो बाल्यावस्था में घर, विद्यालय और समुदाय एक सिखाता है, दूसरा थोड़ा उसे और व्यापक बनाता है, तीसरा उसे व्यवस्थित बनाता है। यह प्रक्रिया लगभग सभी क्षेत्रों में 6 से 12 वर्ष की अवस्था यानी बाल्यावस्था के अंतर्गत चलती रहती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि घर, विद्यालय और समुदाय के अंतर्गत बाल विकास यानी बाल्यावस्था के विकास में इनकी किस प्रकार से भूमिका एक दूसरे से अंतः संबंधित है या
एक दूसरे से किस प्रकार से रिलेटेड है, आप इसे समझ गए होंगे। समझ गए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।